जी हाँ दोस्तों, सूरज की जिंदगी में उस समय खुशियों की बहार आई थी जब पूरे जिले में यह खबर फैल गई कि ईसा ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर आईपीएस की परीक्षा पास कर ली है। गांव के लोग मिठाइयां बांट रहे थे, छुटकी खुशी से झूम रही थीं और सूरज की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसे लग रहा था कि अब उसके परिवार के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सूरज अपने घर पहुंचा, उसके फोन पर एक ऐसी खबर आई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे पता चला कि उसके पिता को कुछ अज्ञात गुंडों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही सूरज का चेहरा पीला पड़ गया और ईसा की खुशी एक पल में चिंता में बदल गई। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और हर कोई यही पूछने लगा कि आखिर सूरज के पिता को किसने और क्यों अगवा किया। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। दरअसल सूरज के पिता पिछले कई महीनों से गांव की उस सरकारी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जिस पर वह एक बड़ा स्कूल बनवाना चाहते थे। उनका सपना था कि गांव के गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें और भविष्य में बड़े अधिकारी बन सकें। लेकिन उसी जमीन पर कुछ दबंग और भूमाफिया नजर गड़ाए बैठे थे। वे लोग उस जमीन पर कब्जा करके वहां अवैध निर्माण करना चाहते थे। सूरज के पिता ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सड़क पर धरना शुरू कर दिया। वह रोज लोगों को शिक्षा का महत्व समझाते और बच्चों के भविष्य की बात करते। धीरे धीरे गांव के सैकड़ों लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। यही बात जमीन पर कब्जा करने वालों को चुभने लगी और उन्होंने सूरज के पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। धरने के दिन सूरज के पिता हमेशा की तरह लोगों को संबोधित कर रहे थे। वह कह रहे थे कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और इस स्कूल के बनने से गांव की तस्वीर बदल जाएगी। तभी भीड़ में कुछ संदिग्ध लोग घुस आए। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए हैं। अचानक एक गुंडे ने पीछे से लोहे की रॉड से सूरज के पिता के सिर पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़े। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, दूसरे गुंडे ने उनके चेहरे पर बेहोशी की दवा वाला कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में सूरज के पिता पूरी तरह बेहोश हो गए। इसके बाद वे लोग उन्हें एक गाड़ी में डालकर तेजी से वहां से फरार हो गए। जब तक गांव वाले संभलते, अपहरणकर्ता बहुत दूर निकल चुके थे। जब यह खबर सूरज तक पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता जैसे नेक इंसान के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। चुटकी रो रो कर बेहाल हो गई और परिवार की महिलाओं का बुरा हाल हो गया। उसी समय ईसा ने अपनी नई जिम्मेदारी को समझते हुए फैसला किया कि वह इस मामले को केवल एक परिवार का नहीं बल्कि न्याय का मुद्दा बनाएगी। उसने तुरंत पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और विशेष जांच टीम गठित करवाई। ईसा ने साफ कहा कि चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे कानून के सामने झुकना पड़ेगा। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए चिंता थी, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उसका आत्मविश्वास भी साफ दिखाई दे रहा था। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। धरना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि कुछ लोग पहले से ही वहां मौजूद थे और लगातार सूरज के पिता की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। एक गाड़ी का नंबर भी सामने आया जो अपहरण के समय मौके पर देखी गई थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वह गाड़ी एक फर्जी नाम से रजिस्टर्ड थी। इससे साफ हो गया कि अपहरण की योजना काफी पहले से बनाई गई थी। ईसा को लगने लगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपनी पहचान छिपाना चाहता है। उधर अपहरणकर्ता सूरज के पिता को शहर से दूर एक पुराने गोदाम में ले गए थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को कुर्सी से बंधा पाया। उनके सिर से खून बह रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। तभी वहां एक नकाबपोश व्यक्ति आया और बोला कि अगर वह स्कूल वाली जमीन का मामला छोड़ दे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सूरज के पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए वह अपनी जान भी दे सकते हैं,
लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर अपहरणकर्ता गुस्से से अगबबूला हो गए और उन्हें डराने धमकाने लगे, मगर उनके इरादे और मजबूत होते चले गए। इसी बीच गांव में चर्चा फैलने लगी कि इस पूरी साजिश के पीछे आकाश के पिता का हाथ हो सकता है। आकाश के पिता लंबे समय से उस जमीन पर कब्जा करने वालों के संपर्क में थे और उन्हें स्कूल बनने से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था। कई लोगों ने दावा किया कि अपहरण से कुछ दिन पहले उन्हें संदिग्ध लोगों के साथ बैठक करते देखा गया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन शक की सुई लगातार उनकी ओर घूम रही थी। जब यह बात सूरज के कानों तक पहुंची तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे याद आने लगा कि कैसे आकाश के पिता हमेशा उसके परिवार के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। सूरज सीधे आकाश के घर पहुंच गया। वहां दोनों परिवारों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। सूरज ने आरोप लगाया कि उसके पिता के अपहरण के पीछे आकाश के पिता का हाथ है, लेकिन आकाश के पिता ने सारी बातों से इनकार कर दिया और खुद को निर्दोष बताया। मामला इतना बढ़ गया कि गांव वालों को बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि सूरज को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में यह यकीन बैठ गया कि उसके पिता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही लोग हैं जो स्कूल के निर्माण का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ ईसा ने तकनीकी जांच का सहारा लिया। उसने अपहरण के दिन सक्रिय मोबाइल नंबरों की लोकेशन निकलवाई। कई संदिग्ध नंबर एक ही इलाके में सक्रिय पाए गए जहां अपहरण हुआ था। उनमें से एक नंबर का संबंध सीधे आकाश के पिता के करीबी व्यक्ति से निकला। यह सुराग बेहद महत्वपूर्ण था। ईसा ने तुरंत उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दिया। पूछताछ के दौरान पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए तो वह टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसे मोटी रकम देकर सूरज के पिता पर नजर रखने के लिए कहा गया था। उसकी गवाही के बाद पूरा मामला तेजी से खुलने लगा। पुलिस ने कई जगह छापेमारी शुरू कर दी। अपहरण में शामिल 2 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्हें सिर्फ काम दिया गया था और असली मास्टरमाइंड कोई और है। हालांकि वे नाम लेने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। ईसा समझ गई कि वह सही दिशा में बढ़ रही है। उसने अपराधियों को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया और आखिरकार उनमें से एक ने उस व्यक्ति का नाम बता दिया जिसने पूरा अपहरण करवाया था। नाम सुनकर सबके होश उड़ गए। वह नाम सीधे सीधे आकाश के पिता से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरंत उनके खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। बैंक खातों की जांच में पता चला कि अपहरण से पहले भारी रकम कुछ संदिग्ध लोगों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। कॉल रिकॉर्ड भी यही साबित कर रहे थे कि अपहरणकर्ताओं और आकाश के पिता के बीच लगातार संपर्क था। अब मामला लगभग साफ हो चुका था। ईसा ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर गोदाम में बंद सूरज के पिता की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। वह मन ही मन यही सोच रहे थे कि उनका बेटा और ईसा उन्हें जरूर बचाने आएंगे। तभी एक रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपहरणकर्ता उन्हें दूसरी जगह ले जाने वाले हैं। ईसा ने बिना समय गंवाए विशेष टीम तैयार की और गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। वहां पहुंचते ही पुलिस और गुंडों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। मुठभेड़ के दौरान सूरज भी वहां पहुंच गया। वह अपने पिता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसे ही उसे अपने पिता दिखाई दिए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए सभी गुंडों को काबू कर लिया और सूरज के पिता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि समय पर बचा लिए जाने के कारण उनकी जान बच गई। यह सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली और ईसा की तारीफ करने लगा। अस्पताल में जब सूरज के पिता को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले ईसा और सूरज का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे और बहू जैसी ईसा पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, स्कूल बनाने का सपना कभी नहीं टूटेगा। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। गांव वालों ने भी वादा किया
कि अब वे इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे और किसी भी दबंग को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने आखिरकार आकाश के पिता को गिरफ्तार कर लिया। पूरे गांव के सामने उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझते थे, वे अब कानून के शिकंजे में थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली और शिक्षा के इस संघर्ष को जीत की दिशा में बढ़ता हुआ देखा। सूरज ने अपने पिता को गले लगाकर कहा कि उनका सपना जरूर पूरा होगा और उसी जमीन पर एक ऐसा स्कूल बनेगा जहां से भविष्य के हजारों ईसा और सूरज निकलेंगे। वहीं ईसा ने भी प्रण लिया कि वह अपने पद का इस्तेमाल हमेशा न्याय और समाज की भलाई के लिए करेगी। इसी उम्मीद और नए संकल्प के साथ यह रोमांचक अध्याय खत्म होता है, लेकिन सूरज और उसके परिवार की संघर्ष भरी यात्रा अभी जारी है। सूरज के पिता के सुरक्षित वापस आने के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर कोई यही कह रहा था कि भगवान ने एक बहुत बड़े अनर्थ को टाल दिया, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी है। अस्पताल के कमरे में जब सूरज अपने पिता के पास बैठा था, तभी उसके पिता ने कांपती आवाज में एक ऐसा सच बताया जिसने सूरज को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा कि अपहरण के दौरान उन्होंने उन गुंडों की बातें सुनी थीं और उन बातों से साफ पता चलता था कि यह साजिश सिर्फ स्कूल की जमीन हड़पने के लिए नहीं थी। असली मकसद सूरज को खत्म करना था। गुंडे बार बार कह रहे थे कि अगर सूरज बीच में आया तो उसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। यह सुनते ही सूरज के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वहीं ईसा, जो अब एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी, समझ गई कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी और पूरे इलाके में विशेष निगरानी शुरू करवा दी। इसी बीच गांव में स्कूल निर्माण का काम शुरू होने की तैयारी होने लगी। सूरज के पिता ने साफ कह दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अब स्कूल जरूर बनेगा। गांव के लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन दूसरी तरफ आकाश का पिता जेल में बैठकर भी नई साजिशें रच रहा था। उसने अपने पुराने गुर्गों को संदेश भिजवाया कि अगर स्कूल बन गया तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए किसी भी कीमत पर निर्माण कार्य रुकना चाहिए। उसी रात कुछ नकाबपोश लोग स्कूल वाली जमीन पर पहुंचे और वहां रखे निर्माण सामग्री को आग लगा दी। देखते ही देखते लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जब सुबह सूरज वहां पहुंचा तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया कि दुश्मन अभी हार मानने वाला नहीं है।